हेलो एंड वेलकम टू ऑर्थो ज्ञान। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर एज ए सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में वर्क कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाला हूं। ये है एंकल स्प्रेन। हिंदी में इसे एंकल की मोच भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंकल स्प्रेन क्या होता है, किस वजह से होता है और क्या एंकल स्प्रेन में आपको एक्सरे की जरूरत है, और फाइनली मैं आपको बताने वाला हूं कि एंकल स्प्रेन का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंकल की इंजरीज में जो मोस्ट कॉमन इंजरी है वो है एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन का मतलब है कि एंकल में जो लिगामेंट होता है उसके अंदर चोट पहुंचना। इस लिगामेंट का नाम होता है एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। जो मोच होती है वो 3 ग्रेड में डिवाइड की जाती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 का मतलब होता है मामूली सी चोट, ग्रेड 2 का मतलब होता है ATFL के अंदर पार्शियल टियर, और ग्रेड 3 का मतलब होता है ATFL लिगामेंट का पूरी तरह से टूट जाना। जनरली ये इंजरी एंकल के ट्विस्ट होने की वजह से होती है। जैसे कि अगर आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, आपका पैर ट्विस्ट हो गया तो एंकल स्प्रेन हो सकता है। अगर बात करें कि सिम्टम्स क्या होते हैं, तो एंकल के बाहर की तरफ पेन होना, स्वेलिंग होना और इसके साथ ही चलने पर दर्द होना एंकल स्प्रेन की सिम्टम्स है। जो स्वेलिंग होती है जनरली एंकल के बाहर की साइड, जो लैटरल मैल्यूलस होता है जो कि हड्डी का उभार होता है, उसके नीचे और थोड़ा सा आगे की तरफ में होती है। अब बात करते हैं कि एंकल स्प्रेन के अंदर क्या एक्सरे की जरूरत है या नहीं। स्प्रेन को डायग्नोस करने के लिए एक्सरे की जरूरत नहीं होती। एक्सरे जनरली तभी कराया जाता है जब हमें डाउट होता है कि कोई बोने इंजरी है कि नहीं। ओटावा रूल्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि एक्सरे कराना चाहिए या नहीं। ओटावा रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एंकल के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जो लैटरल मैल्यूलस और मीडियल मैल्यूलस है, अगर वहां पे दबाने पे दर्द होता है, या फिर जो हमारे लिटिल टो है उसके बेस पे अगर छूने पे दर्द होता है, या चलने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक्सरे की जरूरत होती है। अदरवाइज जो एंकल स्प्रेन का डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होता है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ एंकल स्प्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये डिपेंड करता है कि जो एंकल स्प्रेन है वो कौन से ग्रेड का है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं होती। क्लिनिकली जब डॉक्टर आपकी जांच करेंगे तो एंकल स्टेबल रहता है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो एंकल है उसको लगभग 7 दिन के लिए इमोबिलाइज किया जाता है बाय यूजिंग ए स्लैब और ए वॉकिंग बूट। इस दौरान वजन देने के लिए मरीज को अलाउ होता है। वहीं अगर ग्रेड 3 एंकल स्प्रेन है जिसमें एंकल की जांच करने पे इनस्टेबिलिटी महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में 10 दिन के लिए जो आपका एंकल है उसको इमोबिलाइज किया जाता है और पेशेंट को वेट बेयर करने से मना किया जाता है। जनरली जो इमोबिलाइजेशन का फेस होता है उसको मिनिमम रखा जाता है। उसके बाद इमोबिलाइजेशन जनरली सजेस्टेड नहीं होता, क्योंकि जितना कम इमोबिलाइजेशन का पीरियड रहेगा उतनी ही रिकवरी फास्ट होगी। इसके बाद में पेशेंट को प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें मरीज को सिखाया जाता है कि एंकल को किस तरह से जमीन पे रखना है और किस तरह से अपना बैलेंस बनाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो है एंकल के आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथन करना, और इसमें इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। ये जो फेस है ये लगभग 2-3 महीने के लिए चलता है, और इसके बाद में यूजुअली जो पेशेंट होते हैं वो रूटीन जो एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है या फिर डांसिंग एक्टिविटीज है, इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो एंकल स्प्रेन के बारे में। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को जरूर दबाएं सो दैट आप कोई नेक्स्ट अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।